चलिए आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा करते हैं। ये आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ मुद्दा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, हम इसके बारे में भी समझेंगे। लेकिन मुद्दा चर्चा का विषय क्यों बना, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को कुछ निर्देश दिए। निर्देश इन द सेंस उन्होंने अपने कोर्ट के रजिस्ट्रार को ये कहा कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को ये बात बताई जाए कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट के सभी जजेस को इस बात से जानकार कर दें कि बेल के मसलों को तीव्र गति से निपटाया जाए, त्वरित गति से, एक्सपीडिशियसली। ओके, बेल के मसले, जमानत के मसले। तो बेल को लेकर के लगातार सुप्रीम कोर्ट में मामले आते रहते हैं, हाई कोर्ट में मामले आते रहते हैं, उन पर कई बारी फैसले आते हैं, उन फैसलों में टिप्पणियां होती हैं। कई बारी फैसला चाहे बेल पर कुछ भी आया हो, लेकिन अलग से टिप्पणियां आती रहती हैं, ऑब्जर्वेशंस आती रहती हैं, जो कि चर्चा का विषय बनती हैं कि आखिर हमारी सोसाइटी में आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट टू लाइफ की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, वो किस हद तक बेल को सपोर्ट करता है। बेल लिबर्टी के लिए कितनी ज़रूरी है। हमारे सिस्टम ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो हमारे देश में जो फौजदारी का सिस्टम है सारा, द क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस सिस्टम, द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसमें बेल का क्या महत्व है, क्यों ज़रूरी है बेल, क्यों नहीं दी जाती है बेल, क्यों बचा जाता है बेल से, ये सारे मसले आज हम समझेंगे। देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहले तो बेल की कोई सीधी सीधी परिभाषा या बात कहीं पर भी सीधे दर्ज नहीं है। बेल की कैटेगरीज जरूर बताई गई हैं, ऑफेंसेस क्लियर किए गए हैं कि कौन से ऑफेंसेस बेलेबल हैं, कौन से नॉन बेलेबल हैं, ये बताया गया है, लेकिन सीधे सीधे कहीं पर भी कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये क्लियर है कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक विचार पर खड़ा है, एक सिद्धांत पर खड़ा है। वो सिद्धांत क्या है? वो सिद्धांत ये है कि हम ये मान करके चलेंगे, क्या मान करके चलेंगे? दैट इज प्रिंसिपल ऑफ द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। हम ये प्री अज्यूम करके चलेंगे कि व्यक्ति जिस पर आरोप लगे हैं, द एक्यूज्ड, आरोपी, एक्यूज्ड, हम ये मान के चलेंगे, प्रिजम्पशन का मतलब हम प्री अज्यूम करके चलेंगे कि वह इनोसेंट है, वह निर्दोष है। तो अभी तक हमारे देश के जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसका जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल है वो प्रिजम्पशन ऑफ गिल्टी नहीं है, वो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है। कि हम ये मान करके चल रहे हैं कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक सिर्फ वो आरोपी है, क्रिमिनल नहीं है, मुलजिम है, मुजरिम नहीं है। ओके, ये मान के चला जा रहा है। तो ऐसे में सिद्ध होने से पहले ही उसे क्रिमिनल करार देना ठीक नहीं। कई बारी मीडिया में ऐसी चर्चाएं होती हैं तो कोर्ट लगातार कहता है कि हम बहुत ही दुखी हैं, मीडिया ने ही ट्रायल कर दिया आदमी का। कोर्ट में ट्रायल्स चल रहे हैं, यहाँ पे मीडिया ट्रायल अलग से चल रहा है कि अभी सिद्ध हुआ नहीं कि उसने ये क्राइम किया नहीं किया, आपने टैग पहले ही लगा दिया और प्रूफ चाहे ये हो जाए कि वो गिल्टी है ही नहीं। तो देखिए, आपने किसी पर आरोप लगाए हैं, अब ये सिद्ध होना है कि वो आरोपी सही में है कि नहीं है, वो करना पड़ेगा। लेकिन जब तक ये सिद्ध ना हो कि वो आरोपी सच में है, वो सच में उसने क्राइम किया है, वो दोषी है, क्रिमिनल है, जब तक ये सिद्ध ना हो, क्या समाज को उससे कोई खतरा नहीं है? क्या उसे खुला छोड़ा जा सकता है? क्या समाज खुद की सुरक्षा नहीं मांग रहा है उससे? एक तरफ ये चीज़ खड़ी होती है, दूसरी तरफ ये विचार खड़ा होता है कि जब तक ये सिद्ध ही नहीं हुआ कि वो दोषी है या नहीं, क्या तब तक उसको सलाखों के पीछे रखना, उसे बिहाइंड द बार्स, उसे डिटेंशन में रखना, क्या उसकी पर्सनल लिबर्टी को हार्म नहीं करता? क्या उसकी आज़ादी को हार्म नहीं करता? क्या ये आर्टिकल 21, आर्टिकल एसोसिएटेड विद द लिबर्टी ऑफ द पर्सन, जो कि बहुत ही पैरामाउंट है हमारी स्कीम ऑफ, हमारी कंट्री की स्कीम ऑफ
पॉलिटिक्स में, द स्कीम ऑफ सिटीजनशिप में, दिस आइडिया ऑफ लिबर्टी इज पैरामाउंट, इट इज इन द प्रीएम्बल। एंड लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी में लिबर्टी पहले आती है, आपको लिबर्टी दी गई है, सो दैट स्टेट कैन नॉट एनक्रोच अपॉन योर लिबर्टी। राज्य कभी भी, स्टेट कभी भी आपकी स्वतंत्रता का हनन न कर दे, इसलिए स्वतंत्रता को बहुत पैरामाउंट रखा गया है। क्यों रखा गया है अभी समझेंगे। तो फिर एक तरफ समाज में ये भी विचार है कि भाई जब तक सिद्ध नहीं हुआ कि वो दोषी है, ये कितना जस्टिफाइड है कि उसको उसके लिबर्टी के अधिकार का लाभ ना देना, उसे डिप्राइव कर देना, उसे आपने जेल में रखा है, उसे आपने डिटेंशन में रखा है। बड़ा मुश्किल हो जाता है जजेस के लिए, जुडिशरी के लिए इस बात में तय कर पाना कि किस बात को वेटेज दें। एक तरफ समाज के अपने कंसर्न्स कि ऐसे लोग जिनके ऊपर की आरोप है, ठीक है अभी सिद्ध नहीं हुए हैं लेकिन हैं, वह एक्यूज्ड हैं, क्या समाज को इससे कोई खतरा नहीं है, क्या समाज सुरक्षित है अगर वो सभी इस तरह से खुले घूमेंगे। एक तरफ ये विचार है, दूसरी तरफ विचार है कि जिन पर जो एक्यूज्ड हैं उनके अपने स्वतंत्रता के अधिकार क्या हैं, उनकी भी अपनी लिबर्टी के राइट्स हैं, हम सबके हैं। तो ये इसके बीच की ग्राउंड निकालना मुश्किल होता है, इतना सहज नहीं है। केस टू केस बेसिस पे इसे देखा जाता है। अधिकतर ये कोशिशें होती हैं कि जजेस बचते हैं, टल जाते हैं, वो टाल देते हैं इन मसलों को, स्वयं पर इस तरह से रिस्क नहीं आने देना चाहते हैं, या अपनी जजमेंट्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसे गड़बड़ नहीं होने देना चाहते हैं कि भाई बेल दी गई थी, बाद में पाया कि वो व्यक्ति गिल्टी था, वो एक्विटल नहीं मिला उसे, मतलब सजा याफ्ता नहीं, मुक्ति नहीं मिली उसे सजा से। तो इस तरह से सेफ प्ले किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पे टिप्पणी की है कि ये कैसा एटीट्यूड है। मेरिट के बेसिस पर बेल के केसेस को कंसिडर करने की बजाय, वो भी तीव्र गति से, हम कोई ना कोई ग्राउंड कोट करते जा रहे हैं, कोई ना कोई रीज़न देते जा रहे हैं और अपने आप को वो फैसला देने से बचा रहे हैं, बेल देने से बचा रहे हैं। क्यों बचा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसे में सख्त टिप्पणी भी है और ये निर्देश भी हैं कोर्ट के कि ऐसा नहीं चलेगा। ये उस व्यक्ति के केस में हुआ जो 7.5 साल से ऑलरेडी ट्रायल्स चल रहे हैं जिसके, और वो जेल में है। ये पूछा जा रहा है कि बेल का केस कब कंसिडर होगा, ट्रायल्स तो चले ही जा रहे हैं। तो हमारे देश में बेल का मसला तो और बड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितनी टोटल सज़ा मिलनी है किसी जुर्म में, किसी क्राइम में, उससे लंबी लंबी तो लोग जेल में वैसे रह चुके हैं बीइंग अंडर ट्रायल्स। केस ही चल रहा है 5 साल से और बाद में जज के सामने आए, जज ने देखा मैक्सिमम सज़ा कितनी थी तुम्हारे केस में, पता लगा 3 साल के। 5 साल से ट्रायल पे ही चल रहा है भाई, अंदर ही, क्योंकि डिले। और जस्टिस अगर डिले है तो जस्टिस डिनाइड है, ऐसा कहा जाता है। न्याय मिलने में देरी हुई तो मतलब न्याय नहीं मिला। तो जिस देश में अंडर ट्रायल्स इतनी बड़ी मात्रा में हैं, ऐसे देश में तो फिर बेल का मुद्दा और बड़ा होता है, और वो भी वह देश जो लिबर्टी के अधिकार को पैरामाउंट कंसिडर करता है। तो ये सिर्फ इतना सा मसला नहीं है कि किसी को बेल मिले या ना मिले, ये मसला ये है कि भारतीय राज्य, द इंडियन स्टेट का स्वरूप कैसा है, द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में अभी भी विश्वास करता है? क्या वो उन्हें प्रोटेक्ट, अपलिफ्ट और इंश्योर करने में अभी भी कैपेबल है? और उस इंडियन स्टेट के ऑर्गन के तौर पर जुडिशरी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमें बहुत सारे राइट्स गारंटी करते हैं, और जिम्मेदारी जुडिशरी की है, स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ही के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि वो हम सबको हमारे मौलिक अधिकार सुनिश्चित करके दे, फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करके दे। So it is not a simple question of the bail to a particular person. It is a question that exactly what is the nature of the Indian state? The nature emanated from the Constitution or enshrined in the provisions of the Constitution. And if that is the nature, so the very big question is, the judiciary is competent and capable enough to ensure that status?
to protect that nature of the country, of the state? That is the question. और उस स्वरूप जो है भारतीय राज्य का, उस स्वरूप में एक बड़ा गुण जो है वो है ये है कि व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता, उसकी अपनी पर्सनल लिबर्टी, बहुत बड़ा सिद्धांत है ये, वरना कुछ नहीं होता। थोड़ी देर के लिए सोचो, मैं आर्टिकल 21 नहीं रखता हूँ, 21 निकाल देता हूँ और आपका देश आज़ाद हो गया, तो आप मुझसे एक सवाल पूछिए, देश आज़ाद होना मतलब क्या आज़ाद होना? सिर्फ ये कोई सनक है कि भारत से विदेशी शासक चले जाएं? विदेशी शासक चले गए, आपके देश के स्वयं के शासक आके बैठ जाएंगे। हम निर्भर नहीं रह सकते किसी व्यक्ति पर कि कौन सा व्यक्ति सत्ता पर बैठा है, उसकी विचारधारा कैसी है। हम उसके बेनेवलेंस, उसकी करुणा पे जी नहीं सकते। हमें एक राज्य ऐसा बनाना होगा, एक स्टेट ऐसा एस्टैब्लिश करना होगा, जो स्टेट लिमिट किया गया है, उसकी शक्तियों को सीमित किया गया है। जब व्यक्ति के अधिकारों की बात आ रही, उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पैरामाउंट है, राज्य उसका हनन नहीं कर सकता। स्टेट कैन नॉट एनक्रोच अपॉन द लिबर्टी ऑफ द पर्सन्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अदरवाइज थोड़ी देर के लिए सोचिए, आर्टिकल ना हो तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रिटिश स्टेट एंड द इंडियन स्टेट? स्टेट तो वही रहा, नाम बदल गया ओनली। वो पहले ब्रिटिशर्स का स्टेट था, अब ब्रिटिशर्स चले गए, वहां पे कुछ इंडियन बैठ गए और अब वो स्टेट वो चला रहे हैं। आम व्यक्ति के जीवन में क्या अंतर पड़ा? स्टेट तो आज भी सुप्रीम पावरफुल है, स्टेट की शक्तियों पे तो कोई अंकुश नहीं है। तो पर्सन्स का एक्सप्लॉयटेशन कैसे खत्म हुआ फिर? कहाँ खत्म हुआ फिर? मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए। बात सिर्फ इतनी है कि तब अंग्रेज थे, अब कोई भारतीय होंगे, सत्ता तो वैसी की वैसी है ना, राज्य की प्रकृति तो वही रही ना। द नेचर ऑफ द स्टेट इज स्टिल सेम, कि देर इज नो लिमिटेशन, देर इज नो लिमिट, there is no restriction on the reckless powers of the state. The state can do anyone, can detain anyone. So to make the state a liberal state and the liberty of individual the paramount aspect, we have included into the constitution article 20, 21, 22. Article 22 is very paramount, associated with the concept of bail, because article 22 will give you the right to consult a legal practitioner. It is your right, nobody can deny you. आपको कोई मना नहीं कर सकता है कि आप अपने डिफेंस के लिए लीगल प्रैक्टिशनर से संपर्क ना करें, ना, कोई मना नहीं कर सकता। आपको अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक लीगल प्रैक्टिशनर से संपर्क साधना और उसे अपनी डिफेंस के लिए अवेल करने का अधिकार आर्टिकल 22 देता है। इसलिए आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक व्यक्ति को जैसे ही पुलिस पकड़ती है, वो कहता है मुझे मेरे वकील से बात करनी है। पुलिस वाला कहता है कि कोई बात नहीं, और जैसे ही वो थोड़ा पढ़ा लिखा कहता है मेरा अधिकार है ये, मुझे मेरे वकील से बात करनी है, तो मुझे रोक नहीं सकते। फिर कहता है फ़ोन दे रहे इसको, फिर वो अपने वकील से बात, बताया नहीं है डायरेक्टर ने आर्टिकल 22 फंडामेंटल राइट। वकील ने उसको एकदम से पूछा क्या हुआ, क्या किया? कहता पता नहीं, मुझे उठा के ले आए। वकील ने बोला इसको फ़ोन देना, थानेदार को फ़ोन दिया। थानेदार को उसने पूछा क्या उठा के लाए? थानेदार को बताना पड़ेगा किस किस धारा के तहत उठा के लाए, पूरा बताना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो वकील कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं। दिस द सिस्टम। ये सब कुछ नहीं, आपको उठाया ले गए, कहाँ ले गए बताने का नहीं, किस आधार पे ले गए नहीं बताने का, कोई कौन सा जुर्म लगाया बताने का नहीं, वकील से बात करने का नहीं। क्लियर पहले तो। फिर आर्टिकल 21 लिबर्टी गई तेल लेने, खत्म। अब जश्न मनाओ आजादी का, मना के दिखाओ, हो के दिखाओ खुश 15 अगस्त 1947 को।
अगर ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में मैं मिटा रहा हूं, अब खुश होकर दिखाओ चलो। तो इसको ऐसे हल्के में नहीं, इंग्लिश में लिखी लाइनें नहीं है ये, महसूस करने का। कोर्ट अगर इतना खून जला रहा है अपना, इतना बोल रहा है, अगर इतनी पेंडेंसी के बाद भी इतना टाइम दे रहा है इस बात के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस को समझो। यही सिविल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है कि आप संजीदा बनो सामाजिक मसलों को लेकर के। वही सवाल वो पूछेंगे, फिर वहां पे रट्टा मारने बैठेंगे। क्या बेल पे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल यार, आजकल आर्टिकल आ रहा है बहुत। क्या आर्टिकल आ रहा है आजकल? कौन बेल पे आ रहा है आजकल? पहले बेल पे नहीं आता था। और एक नए पैदा हो जाएंगे, कहेंगे आजकल बेल से भी, आजकल क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन भी पूछ रहे हैं, आजकल लॉ वालों का भी पूछ रहे हैं, थोड़ा लॉ का भी पढ़ना पड़ेगा, सीआरपीसी आईपीसी। वक्त लॉ को किसने बोला पढ़ने को भाई? हैं? वो सिंपल बात पूछ रहे हैं तुमसे कि लिबर्टी का कानून, लिबर्टी का अधिकार इतना पैरामाउंट, मतलब क्या पैरामाउंट? खाली पैरामाउंट बोलते रहना, फील करो, महसूस करके बोलो कि हाँ यार ये तो मतलब सांस लो, मतलब कि यार ये ना होता तो क्या होता, मतलब कभी कोई कैसे उठा लेता, मतलब खत्म। वो है तो बचे हैं अपन। समझ में आ रही बात? कि वो रोक रहा है स्टेट को कि रुक। तो आपकी राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार जो है, कोई छीन नहीं सकता। आप भी नहीं। धारा 309 ठुकेगी, सुसाइड करने का अटेम्प्ट की धारा। मतलब आपने अपनी जान लेनी चाहिए और आप ही को ठोक देंगे पकड़ के। आप कहेंगे मेरी जान थी, मैं ले रहा था। कहेंगे जान तेरी थी, ले तू रहा था, बात तो सही है, लेकिन फैला क्या रहा था माहौल? समाज क्या बनाने जा रहा था तू? किस आधार पे जान ले रहा था? क्या दोष था तेरा? कहाँ तय हुआ कि तू दोषी था? ऐसे समाज नहीं चाहिए। यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू हैव योर लाइफ। In that sense, you cannot end your life. जान लेने का यानी कि राइट टू लाइफ का जो अधिकार है वो आपसे कौन ले सकता है? स्टेट, राज्य। लेकिन स्टेट कैसे लेगा? लॉज के बेस पे। वो लॉज कैसे हैं? जो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके लॉज बने हैं। और प्रोसीजर क्या है? एक एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर है हमारे देश में कि कानून कैसा बनने का। उस स्थापित नियम और प्रक्रिया की पालना करते हुए जो कानून बनते हैं, उन्हीं कानूनों से अधिकार और शक्ति प्राप्त करके राज्य ही केवल आपसे जीवन का अधिकार ले सकता है, वरना राज्य भी नहीं ले सकता। राज्य को कितना सीमित कर दिया, सोच के देखो, है कि नहीं? वरना एक समय में राज्य कैसे होते थे, स्टेट कैसे होते थे? मेरा वचन ही है शासन। शिवगामी देवी कुछ भी बोल रही वही शासन है, मतलब वही स्टेट है। मतलब वो क्या कह रही है कि व्हाट आई से इट विल बाय डिफॉल्ट बिकम स्टेट। तो उसको समझा रहे, इधर आ, तेरा वचन ही शासन नहीं है। विधि के द्वारा स्थापित जो कानून हैं, उन कानूनों के ऊपर तुम भी नहीं हो। इवन द लॉ मेकर्स आर नॉट अबव द लॉ, दे आर ऑल्सो बिलो द लॉ। कानून सबसे ऊपर है और कानून का राज है। ये है राज्य। दिस इज द स्टेट वेयर देयर इज अ रूल ऑफ लॉ। मतलब कानून की नजर में सब बराबर है, कानून का संरक्षण सबको बराबर प्राप्त है। ये ऐसा राज्य हमने बनाया, इसीलिए ये राज्य भी आपसे अकारण आपके जीवन का अधिकार नहीं ले सकता। आई बात समझ में? इतनी सारी रिट बनाई गई हैं, जिन रिट में एक रिट पिटीशन है हैबियस कॉर्पस। यही आर्टिकल्स, ये आर्टिकल 22 ही ये प्रोविजंस बता रहा है, जो प्रोविजन अगर डिटेंशन अथॉरिटी फॉलो ना करे, बोले तो पुलिस, तो आपको अधिकार दिया गया है कि अपने उस राइट को रीइंस्टेट कराने के लिए इसी फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 32 में गिवन रिट पिटीशन, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा गया है, निवारण, इसका इस्तेमाल करना। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको यदि अरेस्ट करके ले गए हैं
तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है, और अगर आप नहीं प्रोड्यूस हुए, मिल नहीं रहे घर वालों को, यू कैन go to the High Court or the Supreme Court. Even you can go to the Supreme Court directly because it is a writ petition, and you can apply the petition under the habeas corpus. Then court will issue the writ of habeas corpus. That is, where is the body? आदमी किधर है? Then पुलिस को आकाश पाताल सब ढूंढ के लाना पड़ेगा कि किधर है, बताना पड़ेगा कोर्ट को कि साहब है ला रहे हैं कल। इसलिए कई बार फिल्मों में देखा होगा, उठा के ले आते हैं और वो पूछते हैं साहब डायरी कर दें, डायरी में एंट्री डाल दें। कहता आज रात छोड़ दे, डायरी में नहीं डालना, क्योंकि डायरी में डाल देंगे तो 24 घंटे वाला टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तो उसका मांझा उतारना अच्छे से, उसको धार देनी है, इसलिए कह रहे हैं डायरी में मत डाल। एक रात बीत गई, 2 रात, 7 दिन से उठाया पर डायरी में नहीं डाला। अचानक से वो व्यक्ति हेबियस कॉर्पस लगा दिया और पुलिस को एकदम से आदेश, व्यक्ति कहाँ है, एकदम से डायरी में डालेंगे। सर ये देखिए डायरी 8 घंटे पहले ही तो उठाया है, लाने वाले थे आपके पास। फिर कोर्ट कहता है देख रहा हूँ मैं, उसकी हालत बता रही है कब उठाया था, करेंगे ठीक, कोई बात नहीं, करेंगे सेटलमेंट। ऐसे फिल्मों में ही सारा प्रैक्टिकल है बॉस। फिजिक्स का तो लैब में है, बायोलॉजी का भी मिल जाएगा, केमिस्ट्री का भी। ये ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट का कहाँ से लाऊं मैं, फिल्मों में ही है, जीवन में है। आसपास देखो, इसकी लेबोरेटरी चारों तरफ लगी पड़ी हैं, सजी पड़ी हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम ऐसे पढ़ेंगे राइट टू बेल इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द राइट टू पर्सनल लिबर्टी, बेल इज द ग्रांटिंग ऑफ टेम्परेरी फ्रीडम। ये अंग्रेजी नहीं हमको रटनी चाटनी, समझने का कि क्या है, क्या किस चिड़िया की बात हो रही है। सो इवन द स्टेट, यहाँ पे इंडियन स्टेट मान लो या वर्ल्ड का कोई भी स्टेट समझ लो, इवन द स्टेट इज नॉट एंटाइटल्ड टू हैव योर लाइफ और डिप्राइव यू ऑफ योर लाइफ illogically, unreasonably and illegally. They must follow the legal procedure. तो आप कहेंगे सर स्टेट ही तो लॉ बनाता है, स्टेट मतलब इलीगल। हाँ तो स्टेट भी तो लॉ के नीचे आ रहा है ना, स्टेट इज नॉट बियॉन्ड द लॉ, क्योंकि इंडियन स्टेट में रूल ऑफ लॉ है ना, कानून का राज है ना भाई, तो कानून के ही नीचे सब। तो सरकारों को भी कानून की पालना करनी है, भारतीय राज्य कानून की ही पालना करेगा। तो इसलिए आर्टिकल 21 के तहत आपके जीवन के अधिकार को कानून ही की पालना करके अगर लिया जा सकता है तो लिया जा सकता है, और वो ही फिर कोर्ट में ट्रायल चलते हैं और फिर कई बार सजाए मौत मिलती है और पूरी सुनवाई होती है, बहुत डेप्थ में, डिटेल में पूरा स्थापित किया जाता है कि विधि के द्वारा स्थापित कानूनों को देखते हुए और सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये पाया जाता है कि इन्होंने हियनस ऑफ द हियनस क्राइम किया है यार, सजा की मौत की बनती है भाई। लेकिन उसमें भी कई बार कोर्ट बचता है कि भाई उम्र कैद दे दो या कुछ कर दो। उसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो पिटीशन लगाओ, रिव्यू करा लो, रिव्यू पिटीशन पे फिर आगे क्यूरेटिव लगा लो, बहुत मौके दे रहे हैं आपको, क्योंकि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस ही क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का बेस है। अगर पहले ही मान लिया कि पता है तू नहीं किया है, तू ही क्रिमिनल है, फिर तो सब गया, फिर तो सब गया। तो ऐसे ही एक फिल्म है अपहरण, उसमें एसपी खान कुछ लोगों को पकड़ के अंदर कर देते हैं। एमएलए है तबरेज़ आलम, वो उसी के बंदे होते हैं। तो एसपी खान को तबरेज़ आलम थाने में आ जाता है, कहता कहाँ आपने मेरे लोगों को बंद किया है। तो एसपी खान कहते हैं कि इन लोगों ने ये क्राइम किया है। तो कहता है ओके जेंटलमैन, सो यू हैव ऑलरेडी मेड द जजमेंट दैट दे आर द क्रिमिनल, यू आर अबव द लॉ। हालांकि यहाँ तबरेज़ आलम गलत आदमी है, लेकिन जो वो स्टेटमेंट दे रहा है वो सही है स्टेटमेंट है कि यू हैव ऑलरेडी मेड द जजमेंट दैट दे आर क्रिमिनल, यू आर अबव द लॉ, नो ट्रायल्स, नो जस्टिस सिस्टम, नथिंग। एंड फॉलो क्या कर रहे हैं हम, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। हम ये मान के चल रहे हैं कि व्यक्ति निर्दोष है, आरोप लगे हैं, सिद्ध कर दो, दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस वाली बात, राइट टू लिबर्टी, मतलब कि हमारे राज्य का स्वरूप कैसा है
कि हमारा राज्य सुनिश्चित करता है, इंश्योर करता है कि हमें सर्वोच्च स्तर की स्वतंत्रताएं हैं। इसलिए हम ऐसे आजाद हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को ऐसे ऐसे झंडा हिला के आजाद नहीं हुए हैं। ऐसे आजाद हुए हैं कि हमने, आजाद भारत के नागरिकों ने आजाद जीवन के लिए एक आजाद विधान गढ़ा, जिस किताब को कहते हैं संविधान, जिसमें हम सब आजाद रह सकें। इसके लिए मौलिक अधिकारों में उस आजादी को सुनिश्चित और सुरक्षित रखने के लिए प्रावधान डाले कि कोई सत्ता और कोई शक्ति उस आजादी का हनन ना कर दे। ऐसे हम आजाद होते हैं। वो फ्रीडम, कैसी फ्रीडम मेरे बच्चों, जिसमें आपको कोई लिबर्टी ही ना हो। ऐसा जश्न फ्रीडम का आप मनाओगे, यू हैव नो लिबर्टी। मैं उदाहरण देता हूं, एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया का लीजिए। फ्रीडम है वहां, मतलब किसी ने उसको आज जीता है, कोई कंट्रोल में है वो किसी के, लेकिन पूछो लोगों से, लिबर्टी है? लिबर्टी है? नहीं। समझ में आई? वो फ्रीडम नहीं होती जिसमें कोई लिबर्टियां ही ना हो। हम फ्रीडम इसी को मान के सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम लिबर्टीज रखते हैं, हमारे पास हैं। वो आर्टिकल 21, इसी के तहत ये विचार फिर रखा गया है कि राज्य क्यों चूक रहा है लोगों की लिबर्टी को इंश्योर करने में। और चूक कैसे रहा है? बेल के केसेस से बचते जा रहे हो। ये क्या सिस्टम है यार? क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंसी जुटला रहे हो, जिसका मूल सिद्धांत प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है। बात अगर मेरिट की है तो मेरिट पे मामला सुन के निपटाओ, वो तो बेल दो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि बेल इज द रूल, जेल इज एक्सेप्शन। नॉट द जेल इज द रूल एंड बेल इज एक्सेप्शन। जेल रूल नहीं है, बेल रूल है। जेल तो एक्सेप्शनल केसेस में होनी चाहिए। तो ऐसे में मैं अब आपसे एक बात पूछता हूं, बेल क्या है? लीगल कस्टडी से आपकी आजादी है, लीगल कस्टडी से बाहर आ गए आप, आरोपों से मुक्त थोड़ी ना हो गए हो, लीगल कस्टडी से बाहर आ गए हो। अच्छा, लीगल कस्टडी में क्यों रखा जाता है? दरकार क्यों पैदा होती है? डिटेंशन की नीड क्यों पैदा होती है? डिटेंशन की दरकार पैदा होती है इस बात से कि इस व्यक्ति पे चलेंगे ट्रायल। तो जो समय, जो स्थान बताया जाए, इसे वहां प्रस्तुत रहना है, तभी ना ट्रायल चलेंगे। इसलिए डिटेन करने की जरूरत है कि जब चाहें उस समय उस स्थान पे हम इसको प्रस्तुत कर सके। ये एक रीजन है डिटेंशन का। अच्छा, दूसरा डिटेंशन का रीजन ये है कि ट्रायल के बाद जब सजा दे दी जाए तो हमें इसे फिर सजा पे भेजना है, इसलिए व्यक्ति हमारे पास होगा तो सजा पे भेजेंगे, है ना। व्यक्ति अंतरिक्ष में बैठा है, उसका ट्रायल चला रहे हैं यहाँ पे और सजा दे दी। समझ रहे हो ना भाई? ऐसे भी मसले हैं और दुनिया में ऐसे भी केसेस हुए हैं कि मौत के बाद एक आदमी को सजा सुनाई गई है। ऐसा भी हुआ है भाई। समाज में उसकी छवि, उसकी पार्टी की छवि, उसकी विचारधारा को निराधार सिद्ध करने के लिए 15 साल बाद, मौत के 15 साल बाद फैसला आया कि वो गलत था। ऐसा भी होता है। आप कहेंगे बंदा ही नहीं है, फैसले क्या आ रहे हैं? बंदा नहीं है, उसकी सोच तो है। उसकी सोच ने उस जैसे कितने बना दिए। उन सब की जमीन खींच लेने के लिए ये फैसला आया है कि जिस सोच के दम पे उड़ रहे हो, लोगों का समर्थन जुटा रहे हो, वो सोच ही गलत है, क्योंकि वो व्यक्ति गलत था। ये सिद्ध हुआ है। ये है हमारा फैसला, जाओ। आई बात समझ में? तो तीसरा जो कारण होता है डिटेंशन करने का कि भाई ये व्यक्ति कहीं भाग ना जाए, सबूतों को, गवाहों को कहीं परेशान ना कर दे, ट्रायल्स में बाधा ना बने कि कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है ना। तो ट्रायल ही नहीं हो रहा है। कहाँ है आरोपी? आया ही नहीं। आरोपी कहाँ है? और सर आज बर्थडे था बच्चे का तो वहीं रह गया मैं, है ना। आप खुद बताइए सर लिबर्टी का कानून है जो है, बच्चे का जन्मदिन तो फिर मनाना पड़ेगा। कोर्ट कह रहा है ये तो मौकरी है, कोर्ट की तो मजाक बना रखा है यार इसने।
ऐसे मल्टीपल रीज़न से हमने ये तरीका निकाला कि यार इसको डिटेंशन में रखो, पर वो आरोपी के रूप में डिटेंशन में है ना, अभी दोषी के रूप में नहीं है भाई, क्रिमिनल नहीं है वो। उसमें किसी बुद्धिजीवियों ने ये कहा यार अगर बात इतनी सी है कि हमें बस ट्रायल्स के दौरान उस समय और उस स्थान पे ये चाहिए, इसे तो हम यार वैसे भी इंश्योर कर ही सकते हैं, कोई तरीका बना सकते हैं इसका। और अगर ये सुनिश्चित हो जाए तो फिर इसे ट्रायल खत्म होने तक, पेंडिंग द ट्रायल, इसको खुला क्यों नहीं छोड़ा जा सकता यार? बीइंग आरोपी, एक्यूज्ड, इसे खुला क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? दोषी तो नहीं है अभी ये। जैसे जिस तारीख पे कोर्ट में पेशी होनी, ये आएगा पहला, इससे ऐसा कोई खतरा भी नहीं लग रहा कि ये गवाहों को, सबूतों को जो है ये प्रभावित करेगा, और जिस खड़ी किया बेल रद्द कर देंगे, हमारे हाथ में है। जैसे हमें भनक लगी ये गवाहों को धमका रहा, उसी समय बेल रद्द करके इसे बरामद करा लेंगे। मतलब हमारे पास तो कितनी शक्तियां हैं। पर अगर यार ये गवाहों को भी नहीं प्रभावित कर रहा, ये सबूतों को नहीं मिटा रहा, इसके भागने के कोई चांस नहीं है, ये समय स्थान पर पूरा पहुंच जाएगा, फिर सलाखों के पीछे रखने का कोई लॉजिक समझ नहीं आया यार। इसकी आज़ादियां हनन करने का कोई लॉजिक समझ नहीं आया। भारतीय राज्य इतना कमज़ोर तो नहीं हो सकता, समय आने पर बुला लेंगे इसको। तो जब ये सब इंश्योर किया जा सकता है, फिर अगले व्यक्ति को दोषी सिद्ध होने से पहले पहले ही उसकी लिबर्टी क्यों लेना, आज़ाद रखा जाए, क्योंकि लिबर्टी पैरामाउंट है। बेटा प्रकाश कर देना, ठीक है? ये अवधारणा है। If we can ensure the attendance of that accused on the time of his requirement in the judicial trials in the court or anywhere जहाँ जज चाहते हैं, तो फिर हमें उसे जेल के भीतर क्यों रखना? ये पाया गया। इसी के आधार पर बेल का कॉन्सेप्ट आया कि फिर हमें उसे इस डिटेंशन से बेल आउट कर देना चाहिए। बेल आउट वर्ड कहाँ से आता है कि वी नीड टू बेल आउट हिम और हर फ्रॉम दिस डिटेंशन रिक्वायरमेंट। इस रिक्वायरमेंट ऑफ डिटेंशन से बेल आउट हिम। जब कोई अर्थव्यवस्था कहीं फंसी हो, डूब रही हो, तो हम क्या करते हैं? बेल आउट कर देते हैं, पैकेज देते हैं ना। या जब हमारे पास पैसों की किल्लत आ जाए तो हम किसी को कहते हैं यार काइंडली बेल आउट मी, थोड़ा पैसा दे, निकाल मेरे को इससे। तो इसलिए उसको कह रहे हैं उसको निकालो उससे यार, सो बेल। ओके, तो ये बहुत सारे मसलों को साथ लेके आता है। अभी रिसेंटली आर्टिकल 21 इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आर्टिकल 21 इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ओके, आत्मा है संविधान की। आत्मा क्यों है संविधान की? क्योंकि संविधान हमें क्या बनाता है? संविधान भारत को एक गणराज्य बनाता है, संविधान भारत को एक संप्रभु राष्ट्र बनाता है, संविधान भारत को लोकतंत्र बनाता है। लोकतंत्र, गणराज्य, संप्रभु राष्ट्र, संविधान ही भारत को सेकुलर बनाता है, और संविधान ही भारत को समाजवादी बनाता है। ये सोशलिज्म, ये रिपब्लिक एटीट्यूड, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द स्टेट, ये सॉवरेनिटी, ये रिपब्लिक कैरेक्टर, ये सब किस और इशारा कर रहा है? कि किसी भी रूप में आप किसी के अधीन नहीं। सेकुलरिज्म, अपनी उपासना में आप किसी के द्वारा कुचले नहीं जाएंगे, आप मोहताज नहीं हैं किसी के, स्वतंत्र हैं, ये आपकी एक लिबर्टी। आप संप्रभु राष्ट्र है, आपके द्वारा बनाए गए समाज ने अपने लिए एक राष्ट्र बनाया, उस राष्ट्र ने अपने लिए एक राज्य खड़ा किया है, भारतीय राज्य। आप तय करिए आपका राज्य, आपका राष्ट्र कैसे चलेगा। कोई चीन, तिब्बत, भूटान या नेपाल तय नहीं करेगा। आप संप्रभु हैं, ये आपकी एक और लिबर्टी। आप लोकतांत्रिक ढंग से चलेंगे, आप अपने ही द्वारा चुने गए नुमाइंदों के द्वारा, आप ही वो नुमाइंदे हो सकते हैं, आप ही के द्वारा जो कहा जाएगा वो कानून बनेंगे। ये आपकी एक और लिबर्टी है कि आप जो नियम कानून पालन कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आप ही ने बनाए हैं, ये भी आपकी एक लिबर्टी है। आप गणराज्य हैं, देश के यानी कि भारतीय राज्य के सर्वोच्च पदों तक कोई परिवार, कोई पैतृक व्यक्ति, कोई किसी तरह की हेरिडिटी, कोई वंश, कोई राजघराना नहीं, भारत के गण पहुंचते हैं, भारतीय जन पहुंच सकता है। आपके लिए सभी सर्वोच्च राज्य के पद ओपन है, जाइए, पहुंचिए, जाइए, राष्ट्रपति बनिए, द हेड ऑफ द स्टेट। ये एक और आपकी लिबर्टी है। इस तरह की तमाम लिबर्टियों से बना हुआ हमारा भारत, इंडिया, ये हमने तय किया अपने वी द पीपल, हमने अपने लिए तय किया इन द प्रीएम्बल। इस तरह की तमाम लिबर्टीज़ की बात है। ऐसे में
हमने इन सभी लिबर्टीज़ को सोल के रूप में देखा है। जब ये आज़ादियाँ नहीं रहेंगी, भारत स्वतंत्र है, इसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। ऐसा स्वतंत्र भारत किसी को कुछ नहीं दे पाएगा। तो भारत यदि स्वतंत्र है और उसमें आपकी ये सब आज़ादियाँ छीनी जा रही हैं, आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, क्योंकि लिबर्टी से एक फ्रीडम बनती है। वो चली गई तो फ्रीडम भी चली जाएगी। यही सब लिबर्टीज़ हैं हमारी, जिन ईंटों से हमारी वो फ्रीडम की दीवार बनी है। दीवार फ्रीडम की क्या करनी जब लिबर्टी की कोई ईंट ही नहीं उसमें? क्या करना ऐसे कॉन्सेप्ट का, है कि नहीं? लेकिन फ्रीडम भी बहुत ज़रूरी है। कई बार आप फ्रीडम में नहीं हैं, आप पर अंग्रेज़ों का शासन है, कानून है। थोड़ी थोड़ी लिबर्टियाँ वो दे रहे हैं आपको जितना उनको अच्छा लगता है। वो कौन होते हैं ये तय करने वाले कि हमें किस काम में लिबर्टी होगी और किस काम में नहीं? आपको और लिबर्टी चाहिए, बट वो नहीं दे रहे अभी, कह रहे नो नो नो। आप पूछ रहे हैं क्यों? वो कह रहे हैं अभी आप फ्री नहीं है ना, आपकी कंट्री हमारे अधीन है, फ्रीडम नहीं है आपके पास। देखो लिबर्टी और फ्रीडम का रिश्ता कितना सुंदर है कि नहीं? ये कितना बड़ा बात है। तो हमें पार्ट्स एंड पार्सल्स में धीरे धीरे लिबर्टियां दी अंग्रेजों ने, क्योंकि फ्रीडम नहीं थी। देश ने कहा यह टंटेबाजी चलेगी नहीं यार, ऐसे एक एक करके क्या लिबर्टी, आज़ादी लो, बस आज़ादी लो, हम तय करेंगे कि हमें कौन सी लिबर्टी कितनी अमाउंट की चाहिए, वी विल डिसाइड। जैसे मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें करने की आज़ादियाँ दे रहा हूँ, तो आप कह रहे हैं ऐसा है सर, आज़ाद करो, बस हम तय कर लेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए लिबर्टी, दैट्स ऑल। ओके, क्लियर? लेकिन क्या कोई भी लिबर्टी असीमित हो सकती है? क्या कोई भी लिबर्टी असीमित हो सकती है? क्या अगर असीमित लिबर्टीज़ दे दी जाएं, असीमित आज़ादियाँ दे दी जाएं, तो क्या समानता रहेगी? कभी भी नहीं, कोई समानता नहीं रहेगी। इसलिए कोई भी आज़ादी असीमित नहीं है। असीमित आज़ादियाँ दे दी जाए तो व्यक्ति अपने दम पर इतनी ज़मीन खरीद लेगा कि बाकी किसी के पास अपना घर बनाने के लिए खेती योग्य ज़मीन नहीं रहेगी। तो क्या ऐसे राष्ट्र में समानता होगी? इसलिए इक्वलिटी के पहले लिबर्टी आता है प्रीएम्बल में, बाद में नहीं। अगर मैं सीमित आज़ादी दे दूं किसी को, वो रात भर डीजे चला रहा है, तो आप अपनी लिबर्टी को एग्जीक्यूट कर पाएंगे कि आपका पेपर है और आपको पढ़ना है? आप तो रोएंगे सारी रात की, ये क्या इतनी असीमित। तो आपने उसको जाकर के बोला कि भाई डीजे की आवाज़ कम कर, वो कह रहा है मेरी आज़ादी है बॉस, मुझे लिबर्टी है। तो आप कहेंगे कि लिबर्टी किसने दी? वो बोलेगा भारतीय राज्य ने। तो आप कहेंगे मैं भी उस भारतीय राज्य का नागरिक था यार, मैं पढ़ना चाहता था, मुझे क्यों नहीं दी फिर ऐसी लिबर्टी? मैं और तू तो यहाँ असमान हो गए, हम तो अनइक्वल हो गए इस तरह से। तेरा मन है हंगामा करने का, तू कर पा रहा है, पर मेरा मन है शांति का, पढ़ने का, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए रात के 10:30 बजे तक तू डीजे बजा। उसके बाद उनके सोने का अधिकार एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद डीजे नहीं बजेगा। किसको इंश्योर करना है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। हाँ, उसकी इंटीग्रिटी बिकी हुई है या लोकल पेट्रोलिंग पुलिस 2 बोतल से सेट हो गई है तो डीजे रात 1 बजे तक भी बज सकता है, वो अलग बात है। लेकिन कानून तो यही कहता है कि 10 या 10:30 बजे के बाद नहीं, और उसकी आवाज़ प्रीमाइसेस के बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर गई तो लपेट लेंगे 9 बजे भी। हाँ, वो अलग बात है कि मोहल्ले वाले सब मिल करके एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और 4 मोहल्ले खड़काए जा रहे हैं डीजे बजा के, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। ईमानदार पुलिस वाला आ गया तो शूल एक मूवी है बड़ी पुरानी, मनोज बाजपेयी की, बहुत पुरानी। उस मूवी में उसका उस हीरो विलन जो है पॉलिटिशियन, उसके साथ पंगा ही इसलिए पड़ता है इंस्पेक्टर का कि वो उसके फंक्शन में जा कर के स्टीरियो बंद कर देता है, डेक बंद कर देता है। और जानते हैं गाना कौन सा चल रहा है? दिल वालों के दिल का करार लूटने, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, नाच रही हैं शिल्पा शेट्टी। ऐसे में एक इंस्पेक्टर पहुँचता है, मनोज बाजपेयी, जा कर के गाना बंद कर देता है। वो पूछते हैं भैया क्या हुआ? कहता है समय निकल चुका है, परमिशन नहीं है आपके पास। कहते परमिशन अबे हम ही हैं परमिशन, हम ही हैं राज्य, शासन, जनता। कहता गलती है, आपको किसी ने समझाया नहीं। आपसे बड़ा है राज्य, राज्य से बड़ा है कानून, कानून की पालना कराने के लिए मैं राज्य का प्रतिनिधि यहाँ आ गया हूँ। अब आप सेट हो जाइए।
कहते तुमसे सब छीन लेंगे, कहते सब छीन लो, कण कण छीन लो, ले लो, लेकिन पालना तो करा के रहेंगे। समझ में आई बात? ये एक और प्रैक्टिकल दे दिया मैंने फिल्म में से। फिर बच्चे कहते हैं फिल्में क्यों देखें? फिल्में मज़े लेने के लिए या हीरोइज्म के लिए नहीं देखें। जो पढ़ते हो किताबों में उसके महीन एग्जाम्पल्स निकालने के लिए देखा करो। ओके, तो दैट इज द थिंग। तो इसीलिए फ्रीडम एंड लिबर्टी दोनों एक साथ चलती हैं। इंडिया इज अ फ्री कंट्री एंड इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर मैक्सिमम लिबर्टी टू एवरी सिटीजन इन एवरी कॉन्टेक्स्ट। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस आई है कि हाउ कैन यू से दैट इंडिया इज फ्री when many under trials they are suffering due to the denial of the bail, and the bail cases are not expeditiously address नहीं किए जा रहे हैं, उन्हें आप डिलीवर नहीं कर रहे हैं, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि लिबर्टी है? ऐसे तो कोई किसी पे आरोप लगा करके उसको फंसा दे और फिर उसको पता है बेल तो मिलने से रही, खत्म। What is this system? It will not work. So आर्टिकल 21 इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय राज्य स्वतंत्रता की बात करता है और ऐसे में स्वतंत्रता की बात करने वाला आर्टिकल आत्मा है भारतीय की, राज्य की, भारतीय संविधान की। ओके, इट्स द सोल। ये निकल गई, इसको निकाल दो सोल को, तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन स्टेट डेड बॉडी है, सो नथिंग। इट्स अ सब्सटेंस लेस डॉक्यूमेंट। ओके, हैविंग नो वैल्यू। बैठे रहो फिर आप कृपा पे बैठे रहना। अभी अधिकार से जी रहे हो, फिर कृपा पे जियोगे, फिर शुरू होती है चाटुकारिता, चापलूसियाँ और गुलामियाँ। लेकिन अभी आप आज़ाद हैं गुलाम ना रहने के लिए। आप अपनी ज़रूरतों के वश गुलाम बनते हैं, वो अलग बात है, पर संविधान आज़ादी देता है कि गुलाम मत बनो। वो आपका कैरेक्टर है कि आप बनते हो कि नहीं। तो संविधान किसी को गुलाम बनने के लिए कोई भी प्रोविज़न जिंदा छोड़ रहा है? नहीं। हमारी ज़रूरतें, हमारी कमज़ोरियाँ, हमारे चरित्र की गिरावट हमें गुलाम बनाती है, संविधान नहीं। लेकिन एक समय में ऐसा नहीं था, जब अंग्रेजों का राज था। नियम कानून ऐसी व्यवस्था को सपोर्ट करते थे कि दास्ता थी, बॉन्डेड लेबर थी, बेगारी थी, ये था। व्यक्ति नहीं भी चाहता था ऐसा होना, लेकिन व्यवस्था ऐसी थी। उससे आज़ाद किया हमें संविधान ने। आज ऐसा नहीं है। यही फंडामेंटल राइट इस चीज़ को रोकते हैं, पता है आपको? आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 इस पर बात करते हैं। ना किसी तरह से चाइल्ड लेबर हो सकती है और ना ही किसी तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकती है। उसमें बेगारी, बॉन्डेड लेबर, सब चीज़ें निषेध हैं। कुछ नहीं हो सकता। खबर मिल जाए सही कि किसी शाहूकार ने, ज़मींदार ने इनको बंधुआ बना रखा है, कोई पढ़ा लिखा आदमी बस जान जाए इस बात को, 2 मिनट में टांग दिए जाएंगे। लेकिन पहले ये तो फैशन था, ये तो सिस्टम था। इसे गुलामी कहते हैं। इस गुलामी से मुक्त कराते हैं हमें ये फंडामेंटल राइट। आत्मा ना हो संविधान की तो क्या हो? इन्हें मिटा दो और पूरा संविधान एज इट इज ही रखो, फिर पता लग जाएगा क्या हो गया। फिर बैठे बैठे घर में देश बदल जाएगा। फिर आप कहेंगे 2-3 आर्टिकल ही डिलीट किए थे, इतना क्या हो गया? तो पता लग जाएगा कि 2-3 आर्टिकल डिलीट होने से क्या हो जाता है। सो आर्टिकल 21 इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट urges expedited decisions in bail cases. Supreme Court observed that in high courts, bail और anticipatory bail, अग्रिम जमानत, आपको पता लग रहा है कि आपको अरेस्ट डल सकता है या कुछ हो सकता है, उसके पहले ही आप जमानत ले लेते हैं। Supreme Court observed that in high courts you are anticipating that there will be arrest, so you can have anticipatory bail. So Supreme Court observed that in high courts, bail or anticipatory bail applications are not being decided expeditiously. वो तीव्र गति से तय नहीं की जा रही, मसले नहीं सुलझाए जा रहे। द लिबर्टी ऑफ अ सिटीजन इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। अब समझ आ गया इसका मीनिंग? अब ये इंग्लिश की कोई लाइन तो नहीं है कि किसी को भी यही समझाओ और वो कहे कि जैसे सर, जैसे मतलब इट्स अ पैरामाउंट थिंग सर, मतलब लिबर्टी इज पैरामाउंट ऑब्वियसली। दिस इज नॉट द आंसर, एक्सप्लेन इट। लड़ीवार तरीके से समझाओ ना, जैसे एटम के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बोलते हो वैसा बोलो। ऐसा तो नहीं सर, एटम है सर, ऑब्वियसली इट्स एटम, है ना? ऐसे ही इसको भी बोलो, समझाओ इसको भाई पूरा आराम से कि सर ऐसा ऐसा है ये। दिस इज द थिंग। सो द लिबर्टी ऑफ अ सिटीजन इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एंड नॉट डिसाइडिंग अ मैटर पर्टेनिंग टू लिबर्टी, यानी कि मैटर पर्टेनिंग टू बेल, एंड नॉट डिसाइडिंग
a matter pertaining to liberty will deprive a person of the precious right guaranteed under Article 21. कौन सा right guaranteed under Article 21? That is the right of liberty. Court observed that there are numerous matters wherein the judges are not deciding the matter on merits but find an excuse to shunt the case on different grounds. अलग अलग कारणों से बच रहे हैं उस मसलों से, इग्नोर कर रहे हैं, निपटारा नहीं कर रहे हैं उसका। तो यहां से फिर ये सवाल पैदा हो जाता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 21 इन बेल। आर्टिकल 21 क्या कहता है? इट गारंटीज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी टू ऑल पर्सन्स। द वर्ड इज पर्सन हियर। आई बात समझ में? ऐसा नहीं है कि एक विदेशी औरत आई और आपने उसका बलात्कार करके मार दिया और आप उसको कह रहे हैं कि भारत में राइट टू लाइफ नहीं था ना तेरे पास, क्योंकि तुम तो नागरिक नहीं थे। द राइट अवेलेबल टू द पर्सन्स। द वर्ड पर्सन हियर इज इम्पॉर्टेंट। ओके, विदेशी सैलानी भी यदि भारत में है उसके भी जीवन के अधिकार है, इस बात का ध्यान रखना है हमें। ओके, सो आर्टिकल 21 इट गारंटीज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी टू ऑल पर्सन्स। राइट टू लाइफ जीवन का अधिकार और पर्सनल लिबर्टी दोनों एक साथ जुड़े हैं। मैं आपको जीवन जीने का अधिकार दे रहा हूँ पर लिबर्टी जीरो। जी के दिखाओ। देयर इज नो लिबर्टी। लिबर्टी क्या है? आप पेंटर बनना चाहते हो लेकिन हुक्मरान का ऑर्डर है कि सब पत्थर तोड़ेंगे, तो आप कह रहे हैं ये क्या है? दिस इज नथिंग लाइक अ राइट टू लाइफ। ऐसा जीवन कैसा जीवन? पत्थर तोड़ेंगे, मुझे नहीं तोड़ने। यू हैव योर लिबर्टी। सारी लिबर्टीज अगर पूरे दिन की ले लूँगा ना, सब कुछ अगर, तो लाइफ फिर लाइफ नहीं होगी। लाइफ विल नॉट रिमेन लाइफ, देन यू विल रियलाइज। ओके, और ऐसे में जीवन का अधिकार भी तो बेमायना अधिकार है अगर वो डिग्निफाइड अधिकार ना हुआ। तो यहाँ पर राइट टू लाइफ नहीं है, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ है। इसलिए जीवन डिग्निफाइड हो, इसके लिए आर्टिकल 21A के तौर पे शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 से जोड़ा गया है। क्योंकि यदि डिग्निफाइड जीवन होना है तो शिक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। शिक्षित व्यक्ति ही डिग्निफाइड जीवन जी पाएगा, क्योंकि उसे अपने अधिकारों का पता होगा, क्योंकि वो अपने जीवन को बेहतर स्तर तक ले जाने के लिए योग्य बनेगा, क्योंकि वो बेहतर उपजीविका कमा सकेगा, वो लोगों से बेहतर संवाद कर पाएगा, वो संस्कृति, ज्ञान, शिक्षा का बेहतर आदान प्रदान कर पाएगा। ये सब चीज़ें होंगी यदि व्यक्ति शिक्षित होगा। इसलिए शिक्षा का अधिकार ही डिग्निफाइड लाइफ का आधार बनता है। इसलिए शिक्षा का अधिकार किसी और आर्टिकल के साथ नहीं, आर्टिकल 21 के साथ ही जोड़ेंगे, ऐसा माना गया। ओके, तो जो भी चीज़ें हमें डिग्निफाइड लाइफ दे रही हैं वो सारे राइट इसमें जोड़ दिए गए। अच्छे पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ जल का अधिकार, आने जाने वाला अधिकार, भारत में यात्राएं करने का अधिकार और विदेश में उड़ जाना पुर। तो किसी का पासपोर्ट रख रखा है पुलिस ने, दे नहीं रहे हैं, वो कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट पूछेगा किस आर्टिकल के तहत? हुजूर, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मुझे जाना है विदेशी यात्रा पर, मुझे जाने नहीं दे रहे, मेरा पासपोर्ट कॉन्फिस्केट किया है। कोर्ट कहेगा अभी पता कर लेते हैं उनसे क्यों किया है, आपने इनका पासपोर्ट क्यों कॉन्फिस्केट किया है? सर, इन पर मसला चल रहा है पिछले 12 सालों से और हमें डर है ये भाग ना जाए। 12 सालों से ऐसा कभी हुआ कि ये पेशियों पे ना आए हों? सर, आते रहे हैं, 12 सालों से पासपोर्ट इनके पास था। हाँ सर। कभी भागे? नहीं भागे सर। व्यक्ति कैसा है? सर, रिस्पेक्टफुल है, मतलब 12 सालों में कोई क्राइम किया? नहीं सर, क्राइम भी नहीं दोहराया। तुरंत पासपोर्ट वापस कर, उसको जाने दे, जाने दे, उसकी आज़ादी है। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं बेटा, ऐसे ऐसे बड़ा होते जा रहा है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। आज इतना लंबा चौड़ा हो गया है ये, इसमें इतने सारे आ गए हैं कि याद भी नहीं होने आपको। तो इसलिए मैंने लॉजिक दे दिया है,
लॉजिक से जोड़ लेना सब कुछ। MCQ आ गए तो लॉजिक से पता लग जाएगा कि यार ये तो जीवन का अधिकार और निजी स्वतंत्रता के अधिकार में आता है यार, आता है, इसको जोड़ते हैं इसमें, है ना। स्वच्छ जल, पर्यावरण, ये शिक्षा का अधिकार, ये सब कुछ इसी में आता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो ऐसे, और प्राइवेसी भी भाई, प्राइवेसी भी इसी में आता है, ऐसे खड़े हो, है ना। और फ्रिस्किंग करने वाले ने, चेकिंग करने वाले ने ही पानी पानी कर दिया। फीमेल की चेकिंग मेल से करवा रहे हैं, जिधर चाहे जो मर्जी कर रहा है, और कह रहा है कि सुरक्षा के प्रबंधों को सुनिश्चित करने के लिए कह रहे हैं। तेरे सुरक्षा के प्रबंध ठीक, उसकी तो डिग्निफाइड लाइफ गई ना भाई, उसको तूने पानी पानी कर दिया। कोई उसकी निजता का अधिकार नहीं कि तू बड़ी जनता में सबके सामने स्पर्श चल रहा है। इसलिए अलग से केबिन बना रहता है महिलाओं के लिए, उनको कहते हैं इधर आइए मैडम। वहाँ पे एक फ़ीमेल खड़ी रहती, कहती आइए मैम चेक करेंगे, मैम अपना बैग खोल के आप खुद ही दिखाइए मैम। पूरा सिस्टम है बॉस। और जो मेल भी आपकी चेकिंग कर रहा है, कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे टच कर रहा है, आज स्वेटर में डाल लिया किधर भी घुमा रहा है ना, डाल के आज वैसलीन नहीं लगाई, ऐसा नहीं, दिस इज़ नॉट द वे, केस बन जाएगा वरना। समझ रहे हो ना बात। तो प्राइवेसी का भी अधिकार, क्योंकि राइट टू डिग्निफाइड लाइफ ना, सामने वाले जो झांक रहे हैं आपके घर में, घुस रहे हैं, और आप कह रहे हैं भाई किधर, बस मन कर रहा है देखना है क्या करते हो, ऐसा नहीं, कंप्लेंट कर दो उनके खिलाफ। आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है। ओके, इस तरह से हमारी निजता का अधिकार, हमारी प्राइवेसी का अधिकार, आपकी अनुमति के बिना आपका कॉल टैप किया जा रहा है। दो लोग बात कर रहे हैं और सामने वाले ने कॉल रिकॉर्डर लगाया हुआ है, कानूनी जुर्म हो गया है वो। उससे अनुमति लिए बिना कैसे किया, और अब तो अनुमति वाला भी कहानी नहीं छोड़ी। Who the hell are you to record the calls? वो कौन हो भाई, स्टेट हो? स्टेट के लेवल पर भी अगर पुलिस को कॉल रिकॉर्ड करने हैं, अभी वो टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, बहुत हायर लेवल से परमिशंस चाहिए ऑफिशियल फ़ोन टैपिंग के लिए। ज़्यादातर अनऑफिशियली ही होते हैं, पता नहीं लगता है, पर ऑफिशियल टैपिंग अगर करनी है, मतलब अगर उन रिकॉर्ड्स को कोर्ट में प्रस्तुत करना है एज अ डाटा, पूरी अनुमति से लेना पड़ेगा। हाँ, किसी को ढूंढने के लिए, पकड़ने के लिए अनऑफिशियली टैप होते रहते हैं, पर उसे एज एन एविडेंस नहीं प्रोड्यूस करते आप कोर्ट में। बहुत तगड़ी निजता का अधिकार भैया, आर्टिकल 21। वरना कौन किस पे फ़ोन पे क्या लगा है, कौन क्या कर रहा है, स्टेट तो सबके फ़ोन टैप कर रहा है। इसी को लेकर के अभी थोड़े समय पहले ये कहा गया था कि इजराइल की एक कंपनी के द्वारा एक सॉफ्टवेयर पेगासस नाम का शायद भारत में आया है, और शायद भारतीय राज्य अर्थात भारतीय सरकार ने कुछ गणमान्य लोगों की फ़ोन की टैपिंग की है उस सॉफ्टवेयर की मदद से। यह आर्टिकल 21 का हनन है, हम कोर्ट जाएंगे। निजता के अधिकार का हनन है। आजकल आपको एक फ़ोन आ रहा होगा, आगामी लोकसभा चुनावां ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ वोट ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं? भैया जवाब मत देना उसका, खारे को वो है भी गैर कानूनी। क्योंकि ओपिनियन पोल्स में जब आपसे पूछा जाता है तो आपका चेहरा, आपका वीडियो, ये सब नहीं दिखाया जाता कि आप किसको वोट डाल रहे हैं। सीक्रेटली डाटा कलेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने क्लिक कर दिया कि आम आदमी पार्टी या बीजेपी पार्टी, सिम कार्ड आपका आपकी आइडेंटिटी प्रूफ के बेसिस पर इशू हुआ है, और आपने किसको टिक किया है ये भी पता चल रहा है, और दूसरा प्रेफरेंस किधर जा रही है ये भी पता चल रहा है। ये है भी गैर कानूनी, कोई ना कोई इसे स्ट्रक डाउन करवाएगा, पर आप मत टिक करने बैठ जाना कि मैं था कांग्रेस, मैं था बीजेपी। समझ में आई बेटा, ये भी निजता के अधिकार का हनन हो जाएगा। इस तरह से प्राइवेसी कितनी पैरामाउंट है राइट टू डिग्निफाइड लाइफ के लिए। ऐसे सारे एलिमेंट उसमें जुड़ते जाते हैं भाई। ओके, सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 21 इन बेल? Article 21, it guarantees the right to life and personal liberty to all persons including those accused of crimes. उनका भी अधिकार है भाई, अभी आरोपी हैं सिर्फ। The right is not absolute, this right is not absolute, ऐसा नहीं है कि कोई right to life आपसे ले ही नहीं सकता। This right is not absolute but it can only be restricted by a procedure established by law. विधि के द्वारा स्थापित किए गए नियम कानूनों के आधार पर राज्य आपसे ये अधिकार ले सकता है, और कोई नहीं ले सकता। ओके, पर उन्हें भी वो लॉ फॉलो करना पड़ेगा जो प्रोसीजर को फॉलो करके स्टैब्लिश हुआ है। द राइट टू बेल इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द राइट टू पर्सनल लिबर्टी। बेल इज द ग्रांटिंग ऑफ टेम्पररी फ्रीडम
टू एन अक्यूज्ड पर्सन बिफोर देयर ट्रायल, मतलब कि ट्रायल्स आर पेंडिंग, है ना, तो हम उसको एक टेम्परेरी लेवल की फ्रीडम देते हैं कि डिटेंशन में रहने की ज़रूरत नहीं है, ऑन कंडीशन दैट दे अपीयर इन कोर्ट व्हेन रिक्वायर्ड, जब जब ज़रूरत है वो आएंगे। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। It means that an accused person is entitled to bail unless there are strong reasons to deny it. मतलब वो बेल के लिए एंटाइटल है जब तक कि बहुत सख्त ग्राउंड ना हो जाए कि इसको बेल देना खतरनाक है, तब तक। कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू बेल इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ये आर्टिकल 21 का फंडामेंटल राइट बनता है। आर्टिकल 21 प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन बेल इन द फॉलोइंग वे। कैसे कैसे आर्टिकल 21 बेल के विषय में अपना रोल प्ले करता है? इन तरीकों से। पहला तरीका, इट एंश्योर्स दैट एन एक्यूज्ड पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ देयर पर्सनल लिबर्टी अनलेस देयर इज अ कंपेलिंग रीजन टू डू सो, बिकॉज यू हैव पर्सनल लिबर्टी, वहां से पैदा हो रहा है एक अधिकार, बेल का अधिकार। So I was by the reasoning of Article 21, you are getting the right of bail, क्योंकि आपकी पर्सनल लिबर्टी पैरामाउंट है। हाँ, जब तक बहुत कन्विंसिंग रीजन नहीं है, बहुत कंपेलिंग रीजन नहीं है कि उसे डिनाई किया जाए, तब तक नहीं किया जाएगा। ओके, दैट इज द थिंग। सेकंड, इट प्रिवेंट्स द मिस यूज ऑफ प्री ट्रायल डिटेंशन। ये पुलिस के द्वारा या राज्य के द्वारा किए जाने वाले शक्तियों के मिसयूज को रोक सकता है, क्योंकि जब तक ट्रायल पेंडिंग है आपको डिटेन किया जा रहा है, ये करेक्ट नहीं है। ओके, यू आर बीइंग डिटेन्ड, ऐसा कहा जा रहा है कि दिस नॉट रिक्वायर्ड। देखिए, जांचिए, अगर लगे रिक्वायर्ड तो करिए, अदरवाइज क्यों? इसे प्लेन रूल क्यों बनाना, इसका एक रूल क्यों बना देना? दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, सिंपल। सो इस वजह से इट प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ डिटेंशन। डिटेंशन के मिसयूज को रोकता है, क्योंकि कई मायनों में डिटेन करके उसका मिसयूज हो सकता है। आपको आपके परिवारजनों को हरास किया जा सकता है, आपको मानसिक और शारीरिक रूप में कमज़ोर किया जा सकता है, आपकी छवि को समाज में बिगाड़ा जा सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हमने इस चीज़ को रोकना है। दिस इज़ नॉट करेक्ट। ओके, सो इट प्रिवेंट्स द मिस यूज ऑफ प्री ट्रायल डिटेंशन विच कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द अक्यूज्ड पर्सन एंड देयर फैमिली। थर्ड, इट एंश्योर्स दैट द अक्यूज्ड पर्सन हैज़ अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर देयर डिफेंस फॉर ट्रायल, है ना। उसे कई वकीलों से मिलना है, बातचीत करनी है, उसे चीज़ों को समझना है, जानना है, तो उसको एक फेयर अपॉर्चुनिटी देने के लिए आर्टिकल 21 के तहत ये बेल का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। ओके, सो बिकॉज वी नीड टू गिव देम द फेयर चांस ऑफ डिफेंस, सो फेयर अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर देयर डिफेंस फॉर ट्रायल। It upholds 4.4. It upholds the principle of the presumption of innocence, which is a fundamental principle of criminal justice in India. That is, तो कभी MCQ आ जाए कि क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, 4 स्टेटमेंट आएंगी, आंख बंद करके ठोकना इस बात को, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। ओके, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहता है कि 10 गुनहगार चाहे छूट जाएं, एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ओके, इसलिए लंबी लंबी चलती हैं प्रोसीडिंग्स, ये बात है। अच्छा, कोर्ट के द्वारा अलग अलग मसलों में ये फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं कि ग्रांट देनी, बेल ग्रांट करनी है कि नहीं करनी है, उसके लिए कुछ फैक्टर है महत्वपूर्ण। तो फैक्टर्स टू ग्रांट बेल, इनको देख करके कोर्ट फैसले ले। वो क्या है? पहला, द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। किस नेचर का ऑफेंस है, उसकी ग्रेविटी क्या है? क्या हीनस क्राइम किया है, कोई ऐसा क्राइम किया है जैसे कि मर्डर हो गया, रेप हो गया, रेप एंड मर्डर हो गया, या कुछ भी ऐसी चीज़ है ना, बॉम्ब ब्लास्ट या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी, बीट एनी। सो ऑब्जर्व द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, ये एक बात है। सेकंड, द स्ट्रेंथ ऑफ द एविडेंस। एविडेंस उसके अगेंस्ट कितने, प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टता, शुरुआती तौर में ही उसके अगेंस्ट एविडेंस कितने मजबूत लग रहे हैं। बहुत कन्विंसिंग एविडेंस है तो भी आप कह सकते हैं कि भाई देयर इज लगता नहीं है कि आपको बेल मिलनी चाहिए, बिकॉज एविडेंस इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसे में आपके वकील तभी जब प्रस्तुत होते हैं वो कहते हैं सर देयर एविडेंस आर नॉट कंक्लूसिव, एविडेंस कुछ नहीं बता रहे हैं सर, कुछ भी नहीं है इसमें, बेफजूल डिटेन किया हुआ। एंड थर्ड, द अक्यूज्ड पर्सन्स फ्लाइट रिस्क। अक्यूज्ड के, आरोपी के भागने का डर, अगर भागने का कोई डर है, बहुत ज़्यादा है, लग रहा है लगातार ऐसा होता रहा, तो फिर आप उसे डिटेंशन में रखो। नहीं है तो छोड़ो, क्यों रखना है उसको। नेक्स्ट, रिस्क ऑफ इंटरफेयरिंग विद विटनेस एंड एविडेंस। बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है, बहुत पावरफुल आदमी है, बहुत कोई
तगड़ा पॉलिटिशियन है या कोई माफिया है या बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, तो भी कोर्ट परहेज करता है कि यार ये प्रभावित कर सकता है विटनेस को। देखिए, मैं आपको एक फेमस केस बताना चाहता हूँ। आशाराम जो एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस पर्सन रहे हैं, बापू आशाराम उन्हें कहा जाता है, उनके केस में एक बड़ी चीज़ ये हुई है, बेल ही नहीं होने दी, बेल ही नहीं मिली। समझ रहे मेरी बात? बेल ही नहीं मिली। और वो ये सारे फैक्टर रोल प्ले करते रहे वहाँ पे। कभी वकील, वो जो लड़की का वकील था, वो कभी ये बताता रहा सर नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, ये पॉक्सो के अंदर आता है सर, नो चांस। सेकंड वो ये कहते रहे कि सर द स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, हर एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, इनके अगेंस्ट जा रहा है। वो कहते तो फ्लाइट ऑफ रिस्क भागने का डर नहीं था, लेकिन वो कहते रहे सर विटनेस एविडेंस के साथ इंटरफेरेंस के चांसेस आर वेरी वेरी हाई, अ पर्सन हैविंग हाई इन्फ्लुएंस ऑन द स्टेट मशीनरी एंड ऑन द सोसाइटी। तो ये अगला आता है, अगला फैक्टर क्रिमिनल हिस्ट्री। अगर बंदा है ना हिस्ट्री शीटर है कोई, वो कहेंगे भाई तेरा तो रोज का ही है भाई, तुझे तो बेल पे छोड़ने का ही नहीं है ना, मतलब उसका पूरा इतिहास तैयार हो रखा है, उसकी पूरी शीट तैयार हो रखी है भाई, इसका तो काम ही रोज का ही है, तो हिस्ट्री शीटर है आदमी तो नहीं, तो क्रिमिनल हिस्ट्री देखी जाएगी। और बंदे की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं है, हो गया अब, है ना, चल भाई तलवारें तलूर हैं, उंगली काट दी, हो गया, तो कह रहे हैं ठीक है हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ है, देखते हैं चलो करते हैं कुछ, दैट इज़ द थिंग। फिर हेल्थ, उस व्यक्ति का शरीर, उसकी हेल्थ, तो बहुत बार बेल आपने देखा हेल्थ ग्राउंड पे मिलती। आजम खान को बेल दिलाने के लिए लगातार कोरोना हुआ था उन्हें, तो और कई लोगों ने आरोप लगाया अरे कुछ कोरोना नहीं है, बेल चाहिए इनको। और जो वकील है वो ये कह रहा था कि देखिए सर कोरोना से पूरा परिवार प्रभावित है, सब छिन्न भिन्न हो गए इधर उधर, सारे अलग अलग जेलों में डाले हैं सरकार ने, सर इनकी उम्र देखिए और सर इनको दीजिए बेल। तो इस तरह से हेल्थ एंड अदर सर्कमस्टांसेस आर इम्पॉर्टेंट टू कंक्लूड कि बेल बनती है कि नहीं बनती है। इतनी बात समझ में आई? तो इस तरह से ये मोटे मोटे फैक्टर हैं जिनको ध्यान में रख के कोर्ट कैन डिसाइड कि बेल बनती है कि नहीं बनती, ये अलग। और आर्टिकल 20 का महत्व कि बेल के विषय में वो कहाँ पर आकर के खड़ा हो रहा है, ये 4 मुख्य कारण कि जहाँ जहाँ वो समर्थन दे रहा है इसको आर्टिकल 21 में। ये तो एक लेवल की डिस्कशन हुई, अब जरा इसको थोड़ी तफ्तीश के साथ करते हैं, कुछ और पहलू समझाते हैं।